वेलकम बैक बच्चों। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसमें हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड का हो चाहे आप बिहार बोर्ड वाले बच्चों हो। ठीक है ना। ये वीडियो उतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जितना आपका एग्जामिनेशन 2026 का। ठीक है। जैसे 50 क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर इतने सारे क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन है बच्चा, अगर आपने सीख लिया, अगर जान लिया, तो समझ लीजिए आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं आखिर सबसे पहला क्वेश्चन आखिर मैंने क्या लिया है उस 50 क्वेश्चंस में। यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहला क्वेश्चन, राइट एनी टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात आप लोग को पता होगा कि क्वेश्चन टैक्स ऑफ 3 इकोनॉमी प्रॉब्लम होता है। पहली अगर बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस है, ये 3 तो प्रॉब्लम है ही। साथ में यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम ये भी देखना पड़ता है, जब हाई स्कार्सिटी, उसके हिसाब से रिसोर्सेज की अगर बातें करें लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स की बातें करें वांट्स बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से ये भी एक प्रॉब्लम ही है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस में अगर लिखने के लिए अगर आएगा जो सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी का क्या होता है, तो वैसे 3 होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, है ना, और हाउ टू प्रोड्यूस की अगर बातें करें तो आप लगा सकते हो। ठीक है ना। ये सेंट्रल प्रॉब्लम होता है इकोनॉमी का। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, ये तो बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा ही। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो बोला कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन। देखिए, फुल सेटिस्फैक्शन कब माना जाता है, जब आपका अगर ब्रेक इवन पॉइंट की अगर बातें करें, ना ही ज्यादा नहीं कम, मतलब जहां पे आपको पूरे तरीके से संतुष्टि मिल जाए। जैसे आप ये कहो, अगर आप पानी पी रहे हो, ठीक है ना, आपको प्यास लगा और उसके बाद आप पानी पीते जा रहे हो, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस टाइम पे आप कह सकते हो जो मुझे अब पानी नहीं पीना है। ठीक है ना। मतलब वहां पे आपको क्या मिला, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिला, तो आप उसी को क्या कह सकते हो यहाँ पे, सेटिस्फैक्शन, फुल सेटिस्फैक्शन। ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए, द पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन ऑफन कॉल द पॉइंट ऑफ सैटिएटी, मतलब इसको हम यही भी कह सकते हैं, तृप्त होना। ठीक है। इन इकोनॉमिक्स, इन व्हेन यू हैव कंज्यूम इनफ ऑफ समथिंग दैट गेटिंग इवन वन और मोर बीट गिव्स यू आर जीरो एक्स्ट्रा हैप्पीनेस, जिसको मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा उस समय, जीरो। आप इसको ऐसे भी समझो, अगर आप 4 रोटी खाने वाले हो इंसान, ठीक है ना, चौथा रोटी आपने खाया, पूरे तरीके से पूरे सेटिस्फैक्शन मिल गया, लेकिन 5वां रोटी आप जैसे खाते तो वहां पे कोई आपको हैप्पीनेस नहीं फील हो रहा है, कोई ज्यादा खुशी नहीं मिल रहा है। जितना आपने पहला रोटी खाया होगा उसमें आपको ज्यादा ही हैप्पीनेस मिला होगा, मतलब खुशी मिला होगा। जब भूख लगा है, आपने पहला रोटी खाया, बहुत ही ज्यादा आपको जो है आनंद आया होगा। और जैसे जैसे आप ये रोटी को खाना शुरू करते हो, मान लो 4 रोटी की बातें चल रहा है, तो चौथा रोटी जाते जाते अब क्या होगा, पूरे तरीके से फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। लेकिन 5वां पे आपको, छठा पे आपका, 7वां पे आपके धीरे धीरे अगर कहा जाए तो मार्जिनल जो यूटिलिटी होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो यहाँ पे फुल ऑफ सेटिस्फैक्शन के हिसाब से, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, जीरो बन जाएगा। जैसे जैसे अगर हम लोग आगे अगर बढ़ाते हैं तो वहां पे उतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा नहीं, जिसके हिसाब से मार्जिनल जो यूटिलिटी होगा, एमयूज होगा, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया क्वेश्चन, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। तो बच्चों हमेशा ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हमेशा इस तरीके से है ना, आपका अगर देखा जाए तो कन्वेक्स, जो कन्वेक्स इस तरीके से होता है ना, कन्वेक्स मिरर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो कन्वेक्स शेप में ऐसे करके होता है। और ये गुड्स का जो है ना बंडल की तरह होता है, जो हर एक लाइन पे अगर कहा जाए प्राइस मैकेनिज्म होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, बोला गया यहाँ पे जो एन इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व भी बोल सकते हैं इन इकोनॉमिक्स, सो ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, कितने गुड्स, 2 गुड्स, बोला गया यहाँ पे दैट प्रोवाइड कंज्यूमर्स विथ द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। चाहे अगर हम कोई गुड्स 1 लें या गुड्स 2 लें, लेकिन एक ऐसा केस आएगा जहां पे सेटिस्फैक्शन की अगर बातें किया जाए वो सेम लेवल पे अगर आ जाता है, तो वहां पे मान लेंगे वो हो जाता है आईसी कर्व। तो हमेशा ध्यान रखना, जब 2 वस्तु के, जैसे मान लो आप पेन लेते हो, ठीक है ना, एक लिखो फिको पेन मान लो, ठीक है ना, और उसके बाद एक तरीके से दूसरा स्टैंडर्ड पेन लिया, लेकिन दोनों का काम क्या है, लिखना। अब दोनों पे अगर मान लीजिए आपको सेम संतुष्टि मिल रहा है लिखने से, तो इसका मतलब वो आईसी कर्व जो होगा ना, जो हम बात करें इंडिफरेंस कर्व सॉरी उसके हिसाब से ये हमेशा बराबर ही होगा। ठीक है। अब यहां पे चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया यहाँ पे, जो राइट एनी 2 एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब यहां पे एक्सेप्शंस की बात चल रहा है, एक्सेप्शन बोला गया पे 2
कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड आर गिवन गुड्स। देखिए एक्सेप्शंस का मतलब होता है छूट, ठीक है ना, मतलब इसको छोड़ के बाकी बात अगर कहा जाए तो क्या हो सकता है, तो एक्सेप्शन है, मतलब इसको छोड़ दो बाकी बात को इंक्लूड कर सकते हो। तो यहां बोला गया जो गिवन गुड्स है, बोला गया वेयर डिमांड राइज, जब डिमांड अगर राइज करता है तो प्राइस भी राइज करता है। ये एक्सेप्शन में ऐसा कभी हो सकता है कि किसी वस्तु का दाम बढ़े उसका डिमांड भी बढ़े, ऐसा नहीं होता है। ये गिवन गुड्स में ही हो सकता है, जहां पे प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसका क्या बोल सकते, इनकम बढ़ रहा होता है, प्राइस भी बढ़ रहा होता है। इसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे ये एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड में है। सारे वस्तु पे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है ना, ये एक्सेप्शंस में। ठीक है बच्चों, आगे बोला गया जैसे देखो लाइक बेसिक स्टेपल्स फॉर द वेरी पुअर एंड वेबलेंट गुड्स वेयर डिमांड इंक्रीज, जब डिमांड इंक्रीज करा तो प्राइस ड्यू टू स्टेटस बोला गया लग्जरियस आइटम्स हो सकता है, डिजाइनर बैग्स हो गया। अब इस सब का अगर बातें करें है ना, बड़े बड़े लोगों का जो ख्वाहिशें होता है ना, बड़े लोगों का अगर बातें करें, जो डिमांड होता है ये एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड में चला जाता है। उन लोगों का प्राइस अगर कोई चीज का अगर बढ़ता है तो समझ में आता है नहीं उसका डिमांड भी बढ़ने लगता है ना। तो ये एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड में आते हैं, सारे लोगों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया बच्चों राइट द मीनिंग ऑफ परफेक्टली इलास्टिसिटी एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। यहां पे दो बातें लिखा हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक और दूसरा बोला गया इन इलास्टिक। ये ध्यान देना, क्वेश्चंस मैंने बोला ये जो 50 क्वेश्चंस है बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आप 5 मार्क्स की बात करो, 2 मार्क्स की बात करिए, एक वर्ड्स वाले क्वेश्चंस की बात करें, अगर आपको क्लियर हो गया तो समझ लो सारी चीजें क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां देखो परफेक्ट इलास्टिसिटी रेफर्स टू द सिचुएशंस इन विच द क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज। इस पे फोकस करना है। बोला कि परफेक्ट इन इलास्टिक की अगर बातें करें, ये तो हुआ इलास्टिक, पहले बात कर लेता हूं इसका परफेक्ट इन इलास्टिक का। ठीक है ना, तो बोला कि परफेक्ट इन इलास्टिक जो होता है ये कि ऐसा डिमांड होता है जिसमें कोई क्वांटिटी में चेंज नहीं आता है। क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज एट ऑल, किसी भी जगह पे, रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस, प्राइस के कंसर्न में बातें चल रहा है। लेकिन वही अगर बच्चों अगर बात करो यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिसिटी रेफर्स टू सिचुएशन इन विच द क्वांटिटी डिमांड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस को चेंज होने से इसमें डिमांड में थोड़ा सा क्वांटिटी के चेंजेस अगर हो जाता है तो आप उसको कह सकते हो परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। ठीक है ना, मतलब यहां पे अगर देखा जाए क्वांटिटी में, प्राइस में अगर कोई भी तरीके से अगर चेंजेस अगर होता है, यहाँ पे क्वांटिटी में किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ तो आप कह सकते हो यहाँ पे परफेक्ट इन इलास्टिक को रेफर्स किया जाएगा। और यहाँ पे अगर मान लीजिए प्राइस अगर चेंज अगर हो गया तो प्राइस चेंज होने की वजह से यहाँ पे डिमांड के अगर प्रोडक्ट या क्वांटिटी की बातें करें उसमें एक्सट्रीमली अगर सेंसिटिव अगर चेंज हो जा रहा है तो आप उसको क्या कह सकते हैं बच्चों, परफेक्ट इलास्टिक ऑफ डिमांड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस जो नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे वो कौन सा क्वेश्चंस है, बोला कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ये तो बच्चा लिख लो, अच्छे तरीके से लिख लेना इसका जवाब। ठीक है, याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। जितने भी क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, यही आपका निचोड़ है पूरे इकोनॉमिक्स का। जितना भी इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है इसमें जो 50 क्वेश्चन है वो आपने कर लिया तो आपका इकोनॉमिक्स का बेड़ा पार है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन 6 नंबर को देख लेते हैं, आखिर इसमें क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चंस के हिसाब से एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखो अब यहाँ पे जो दिख रहा होगा बच्चा 1 2 3 4 5 6 और भी प्रोडक्ट होगा, ये क्या है, टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है जो टोटल प्रोडक्ट में से जितने भी है उसको माइनस करते चले जाते हैं। मान लो अगर टोटल प्रोडक्ट 4 6 8 10 ऐसे करके, अब इसका अगर मैं मार्जिनल अगर आपको निकाल के दूं तो 4 का तो 4 ही रहेगा पहला में। अब 6 में से 4 को माइनस करो कितना हो जाएगा 2, 8 में से यहाँ पे माइनस करो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर बात करो तो 2। यहाँ पे फिलहाल तो एक तरीके से मैंने एक रैंडम नंबर लिया, ये मार्जिनल निकल के आ रहा है ना। तो यहाँ पे उसी तरीके से आपको 3 यहाँ पे बातें पूछ रहा है, एक तो टोटल प्रोडक्ट, दूसरा पूछ रहा है मार्जिनल प्रोडक्ट और तीसरा पूछ रहा है एवरेज प्रोडक्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो मार्जिन तो आपको समझ में आ रहा है मार्जिन के हिसाब से, और एवरेज का मतलब होता है सम, जो ऑब्जर्वेशंस होगा और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किया जाएगा उसको सम के हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो एक निकल के आ जाते हैं एवरेज प्रोडक्ट। ये तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चों इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, बोला कि टोटल प्रोडक्ट जो होता है कैन बी रेफर टू एज द सम टोटल ऑफ द आउटपुट of each unit of the variable factor used in the process of production। जितना भी होगा सम ऑफ द टोटल आउटपुट, और जितने भी होगा यहाँ पे अगर बातें कर सम कर लो पहले टोटल
ठीक है। आप फिर जितना ऑब्जर्वेशन होगा उसको जोड़ के डिवाइड कर दोगे, आराम से आ जाएगा। मार्जिनल अगर प्रोडक्ट की अगर बातें करें बच्चा, तो बोला कि रेफर्स टू द चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट। अगर टोटल प्रोडक्ट में जो भी चेंजेस हुआ, जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2, 4, 6 ऐसे करके मैंने नंबर आपको लेके दिखाया। पहला मान लीजिए अगर 2 है, इसमें चेंज किए 2 ही, इस तरीके से जो आ रहा है, ये जो 2 2 देख रहे हो आप बच्चा, ये क्या है? मार्जिन है। जरूरी यही नंबर होना चाहिए, तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। इसमें कितने के मार्जिन चल रहा है? अब यहाँ पे देखो 6 दिख रहा है बॉक्स, यहाँ पे कितना दिख रहा है? 4। अब 6 में से 4 की अगर बातें करें, 2 की मार्जिन चल रहा होगा। अब यहाँ पे एवरेज निकाला है, तो 4 का अगर मान लीजिए 4 है, 4 का अगर एवरेज के हिसाब से निकाल, चारों को जोड़ देंगे अलग अलग के हिसाब से। इसका अगर 2 से भी अगर डिवाइड कर दिया तो वैसे भी 2 बॉक्स आता है। फिलहाल तो हम यहाँ पे इसको देख के जज नहीं कर सकते, यहाँ पे ये 2 बॉक्स है, 4 बॉक्स है और यही आपका ऐसा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? एवरेज प्रोडक्ट जो होगा वो रेफर्स टू द फिजिकल आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया बच्चा? अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बातें करें, तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग को क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, चलो 7 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा। बोला गया यहाँ पे व्हाट इज मीन्ड बाय वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज होना, फिक्स्ड नहीं है, वेरिएबल कर रहा है, वैरी कर रहा है, ठीक है ना। उसी को कह सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन कैसे, किसको शामिल कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट में? ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखने के लिए बोला गया वेरिएबल कॉस्ट इज बिजनेस एक्सपेंसेस दैट चेंज डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस या सोल्ड। मतलब ये हुआ, मुझे जितना भी आउटपुट अगर बनाने हैं, जितना भी मुझे अगर मान लो बिस्किट बनाना है, तो आपको जितने भी अगर बिस्किट्स अगर बनाने हैं, तो उतना ही आप रॉ मटेरियल कच्चा सामान यूज करोगे, है कि नहीं? तो वेरिएबल है, ठीक है ना, वो फिक्स नहीं है हम इतना में इतना ही देना है। अगर कम बनाना है तो कम मुझे इनपुट देना पड़ेगा, ज्यादा बनाना है तो ज्यादा मुझे इनपुट देना पड़ेगा, तब तो आउटपुट निकल के आएगा, है ना। तो यहां पर हम कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस दैट चेंज डायरेक्टली मतलब क्या? आप मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली आपने पढ़ा होगा, तो डायरेक्टली का मतलब ये होता है अगर आप 1 किलो चीनी अगर खरीदे हो, तो आप 1 किलो का ही पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये बोला जाएगा ये समानुपातिक है ना। और वही इसका व्युत्क्रमी की अगर बातें करें, तो इसमें कहा जाता है जैसे स्पीड, अगर आप स्पीड अगर बढ़ाते हो तो समय कम लगेगा। अब मान लो कहीं पे जा रहे हैं, अब स्पीड बढ़ा दो तो समय कम लगेगा, मतलब उल्टा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे जो बात कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट, मतलब ये मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर मान लो आप जितना प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उतना ही आपको रॉ मटेरियल खर्चा करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली विद द वॉल्यूम ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस और सोल्ड, द मोर यू मेक द हायर देन कॉस्ट एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब होता है अगर कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा, मतलब इनवर्सली, मतलब हम कह सकते हैं जैसा कि तैसा, कम तो कम, ज्यादा तो ज्यादा। जैसे बोला कि अनलाइक फिक्स्ड कॉस्ट लाइक रेंट दैट स्टे इन द सेम, द की एग्जांपल इंक्लूड रॉ मटेरियल। देखिए हम यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर आप रॉ मटेरियल को बढ़ाओगे तो आउटपुट भी आपका बढ़ेगा, रॉ मटेरियल घटाओगे तो आपका आउटपुट भी घटेगा। बात समझ में आ गया? तो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना, फिक्स नहीं है, चेंज होते रहता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसको हम लोग फिक्स रख सकते हैं, चाहे बिल्डिंग की बातें करें, मशीनरी की बातें करें, ये सब क्या रहता है बच्चा? फिक्स रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 8 नंबर। बोला गया यहाँ पे मेंशन 2 फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। आप बताओ बच्चा, मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया में किस टाइप का इकोनॉमी चलता है? तो मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। अगर अमेरिका की अगर बातें करें तो अमेरिका में क्या चलता है हम लोग का? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसको बोल सकते हैं? जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन की बातें होगा, प्राइवेट सेक्टर की बातें किया जाएगा, है ना। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए बच्चा, तो यहाँ पे चलता है मिश्रित चलता है अर्थव्यवस्था, है कि नहीं? मिश्रित, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहां पे अगर देखा जाए सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, मतलब समाजवादी और पूंजीवादी, दोनों मिलके जो है ना इस देश को चलाता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं सरकार भी चलाता है और कुछ प्राइवेट लोग जो निजी अगर बातें करें, कंपनियां भी या निजी जो व्यवसाय लोग हैं वो भी चलाते हैं, दोनों मिलके चलाता है, ठीक है ना। तो अब जब ये दोनों चीज अगर मिलके अगर चलाएगा तो हम क्या कह सकते हैं? इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे कैपिटलिस्ट और
प्राइवेट, ठीक है ना, ये दोनों मिलकर अगर काम चलाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो द टू की फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी आर द कंसिस्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। क्या बातें चल रहा है बच्चा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जब इसमें काम करेगा, या बोथ गवर्नमेंट ऑन एंड द प्राइवेट बिजनेस टू द ऑपरेट एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड प्लानिंग दैट बैलेंस मार्केट फ्रीडम द सोशल वेलफेयर एंड इंश्योरिंग इंसेंशियल सर्विसेज एंड प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर वर्कर। कहने मतलब यहाँ पे यही है, हिंदी वाले बच्चे भी आप अच्छे से समझ सकते हो, मैं बात यहाँ पे हिंदी में ही समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम जो परीक्षा है, परीक्षा हमेशा आप अपनी भाषा में ही दे, रट के मत दो, ठीक है ना, समझ के कोई अगर दोगे तो आपका अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसी बात नहीं जो हम रट के जाएंगे वही लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शब्द में भी लिख सकते हो, आपको जैसे आता है याद वैसे लिखो, जरूरी नहीं है रट्टा, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो मिक्स्ड इकोनॉमी किसको बोल सकते हैं, जहां पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहा होता है, और दोनों तरीके से अगर देखा जाए गवर्नमेंट उस पे जो है ना, गवर्नमेंट सरकार उस पर नजर रखती है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 हो चुका है, 9 नंबर पे आते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, डिफाइन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तो बहुत सारे बच्चे लोगों को मालूम होगा ही। इन्फ्लेशन इज द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यही हुआ कि किसी वस्तु का दाम बढ़ना, महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन है। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाएगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो महंगाई किसको कह सकते भैया, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का दाम अगर बढ़ गया, या उसके अगर बातें करें सर्विसेज का रेंट बढ़ गया, किराया बढ़ गया, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं यहाँ पे वो इन्फ्लेशन आ चुका है। इंक्रीज करना प्राइस लेवल के हिसाब से, हमेशा ध्यान रखना, इन्फ्लेशन इज द सिचुएशंस बोला यहाँ पे सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी over time, meaning your money buys less that it used to, reducing the purchasing power। मतलब ये इन्फ्लेशन ऐसा होता है, आप एक गाना है ना हम लोग का बिहार में अगर बात करें, ठीक है ना, सैया बहुत कमात है महंगाई मार खात है, या ऐसा कुछ गाना है, आप देख सकते हैं। इसका मतलब यही हुआ जो बच्चा, अगर आपका प्राइस क्या होगा गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ेगा, जिससे क्या होगा लोगों का परचेजिंग पावर घट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाता है इन्फ्लेशन, यहाँ पे आ जाता है महंगाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट। तो ट्रांसफर पेमेंट किसको कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के हिसाब से, बोला गया ट्रांसफर पेमेंट इज डिफाइंड एज द पेमेंट ऑफ मनी फॉर सोशल पर्पस इंस्टेड ऑफ गुड्स या सर्विसेज। देखो यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट का मतलब यहाँ पे ये माना जाएगा बच्चा, जो सिर्फ और सिर्फ समाज के कल्याण के लिए, देश के लिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का अगर हम लोग बातें अगर करते हैं या उसको पेमेंट करते हैं, सो इट इज एक्ट ऑफ पेइंग इंडिविजुअल्स टू इंप्रूव देयर लिव्स विदाउट एक्सेप्टिंग प्रॉफिट। मतलब किसी प्रॉफिट या किसी अगर कहा जाए लाभ के, हिंदी में अगर बातें करें प्रॉफिट या लाभ के मकसद से अगर करते हैं तो होता है ट्रांसफर ऑफ पेमेंट। सिंपल से भाषा में ये हुआ, अगर हम लोग किसी भी समाज कल्याण के लिए अगर कोई गुड्स मतलब वस्तु या सर्विसेज के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी को सेवा भाव से अगर बातें करते हैं, जिसमें मेरा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो एक तरीके से ये भी ट्रांसफर ऑफ पेमेंट माना जाता है, ठीक है ना। तो ट्रांसफर पेमेंट ये नहीं हम किसी को पेटीएम कर दिए ट्रांसफर हो गया पेमेंट हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स की तरह बातें यहाँ पे कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की बातें में यहाँ पे यही बात होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 बोला कि व्हाट आर द काउजेज ऑफ चेंज इन सप्लाई। सप्लाई का चेंज होने का क्या क्या कारण हो सकता है, सप्लाई अगर चेंज हो रहा है उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं बच्चों। बोला कि चेंज इन सप्लाई कैन बी काउज ड्यू टू चेंजिंग इन टेक्नोलॉजी। बात तो सही है, आप टेक्नोलॉजी अगर चेंज होगा तो सप्लाई भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना टेक्नोलॉजी का चेंज होना, मशीनरी का चेंज होना, मशीनरी यूजेज या डेवलपमेंट ऑफ बेटर एंड इफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, सो एन इंक्रीज ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट आल्सो अफेक्ट सप्लाई, सो चेंज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स और अदर्स इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन अफेक्ट सप्लाई। मतलब ये हुआ बच्चों, देखो सप्लाई, अब जब तक मार्केट में अगर सप्लाई की बात करें, सप्लाई ज्यादा होना या कम होना, उसके पीछे का जो कारण होता है वो होता है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अगर अच्छे तरीके से वर्क अगर कर रहा है तो सप्लाई जल्दी और कम समय में हो जाता है। उसी तरीके से बात करें मशीनरी भी, मशीनरी अगर मान लीजिए सही तरीके से वर्क अगर कर रहा है तो मार्केट में सप्लाई बना रहेगा, है ना। तो यहाँ पे बोला गया है जो सप्लाई है, ठीक है ना, जो सप्लाई हम लोग जो देते हैं, तो सप्लाई का जो मेन कारण है, चेंज होने का कारण क्या है, तो चेंज होने का जो मेन कारण है बच्चों वो है टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ठीक है
है ना, और भी अदर थिंग्स जिसमें डेवलपमेंट की बातें आता है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और जब मार्केट में अगर मान लीजिए कोई वस्तु का सप्लाई, ठीक है ना, अगर चेंज हो रहा है या उसमें कमी आता है, तो वहां पर डिमांडेड की अगर बातें उस वस्तु से रिलेटेड बहुत ज्यादा हो जाता है ना। अब मान लीजिए सप्लाई अगर ज्यादा है तो डिमांड कम होता है, फिर डिमांड नहीं बढ़ता उतना, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, जो सप्लाई जो होगा वो सप्लाई हमेशा टेक्नोलॉजी, मशीन और अदर थिंग्स की बातें कर सकते हैं, जो इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोला गया है 12 नंबर, मेंशन द 4 डिटरमिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस पे ध्यान देना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बातें कर रहे हैं। देखो 4 की बातें चल रहा है यहाँ पे, बोला गया ना मेंशन द 4 डिटरमिनेशन, कैसे निर्धारण करेंगे, यहाँ पे कैसे आप निर्धारित करोगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पहला यहाँ पे बोला गया है नेचर ऑफ इनपुट यूज, आप कौन से किस मटेरियल का नेचर आप यूज कर रहे हो। द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ इनपुट्स यूज प्रोडक्शंस ऑफ ए कमोडिटी, मतलब वस्तु। इफ कॉमनली अवेलेबल इनपुट्स आर यूज्ड, सप्लाई विल बी इलास्टिक होगा। इफ इनपुट्स यूज आर नॉट कॉमनली अवेलेबल, सप्लाई विल बी इन इलास्टिक हुआ। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको रॉ मटेरियल आपके जगह पे अगर उपलब्ध है तो इसका मतलब ये हुआ वो इलास्टिक हो जाएगा। लेकिन इनपुट्स अगर मान लीजिए बनाने के लिए अगर आपके जगह पे उस समय अगर मौजूद नहीं है, तो वहां पे अगर बातें कहा जाए तो वो इन इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बातें आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो दिया गया टाइम पीरियड, टाइम पीरियड किसको कह सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ टाइम फॉर रिस्पॉन्स। इट मे बी डिफिकल्ट टू चेंज क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इन फ्यू वीक्स या मंथ्स इन रिस्पॉन्स टू प्राइस change, but easy to do so over a period of year. So therefore supply is क्या होगा, relatively होगा और elastic होगा in the short run and relative elasticity is long run। हमेशा ध्यान रखना, short run में चलता है in elastic चलता है, और long run में क्या चलता है, तो यहाँ पे चलेगा आपका in elastic चलता है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड के हिसाब से भी बातें चलते हैं बच्चा, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस बोला गया, मतलब नेचर ऑफ कमोडिटी, किस प्रकार के मुझे वस्तु बनाने हैं, ठीक है ना। तो ये आता है बच्चा तीसरा जो दिया गया है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब आपको बोला गया यहाँ पे जो इनपुट जो बोला गया वो अवेलेबल होना चाहिए, मतलब जो भी आपके पास प्रॉपर है वो चीजें अगर आपके पास है तो वो इलास्टिसिटी सप्लाई में चला जाएगा, और जो पूरे तरीके से प्रॉपर आपके पास अवेलेबल नहीं है वो चला जाता है इन इलास्टिसिटी में चला जाता है, ठीक है। बस इस सिंपल से भाषा में समझने की कोशिश करो। यहाँ बोला गया नेचर ऑफ कमोडिटी की अगर बात करें तो बोला गया द सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। तो ड्यूरेबल किसको बोल सकते हैं, जो लंबा समय के लिए चल सकता है, ठीक है। रिलेटिवली बोला गया इलास्टिक होता है। ड्यूरेबल गुड्स कैन बी स्टोर एंड हेंस प्रोड्यूस कैन बी मीट द चेंजिंग मार्केट डिमांड आइदर बाय रनिंग डाउन देयर स्टॉक्स या बिल्डिंग अप स्टॉक्स, ये भी हो सकता है कि नहीं। मतलब हम किस टाइप के नेचर में अगर बातें करें वस्तु को बनाना चाह रहे हैं, शॉर्ट रन में बनाए या तुरंत खराब होने वाला प्रोडक्ट बनाए या ड्यूरेबल बनाए, ठीक है ना। अब ड्यूरेबल अगर कोई वस्तु अगर बनता है बच्चा तो क्या होता है ना, उसमें तो खराब हो, क्या बोलते हैं, मार्केट की स्थिति चेंज हो या ना हो, वो लंबा सफर के लिए रहेगा ही रहेगा। जैसे आप बात करो सीमेंट की बातें करो, वो तो खराब एक्सपायरी डेट है। जैसे आप मान लो लोहा की बातें कर लो, है ना, या कोई बिल्डिंग की बातें कर लो, लैंड की बातें कर लो, ये सब ड्यूरेबल है। लेकिन हमको यहाँ बोला गया है जो प्रोड्यूस के हिसाब से, प्रोडक्शन जो किससे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसे प्रोडक्शन से हम एसी, फ्रीज, ऐसे बहुत सारे सामान है जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट में आते हैं ना। मार्केट बढ़े या घटे उससे नहीं, महंगाई के हिसाब से बेचा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है 4th नंबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितना हम वहां पे प्रोडक्शंस करने के लिए कॉस्ट वेरी करते हैं। तो बोला इलास्टिक सप्लाई इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमेशा ध्यान रखना, जो इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो होता है बच्चों, वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ पे भी। कॉस्ट आप कितना लगा रहे हैं, आप कोई चीज को बनाने के लिए कितना लागत लगा रहे हो। अगर लागत अगर मान लीजिए आपका कम है या इन्फ्लुएंसेबल है, तो इसका मतलब यही हुआ उसमें अगर आप इंक्रीज कराते हो तो आउटपुट भी आपका इंक्रीज करेगा, घटाते हो तो आउटपुट भी घट जाएगा, ठीक है। फिलहाल अगर आपको कम से कम अगर पूरा पॉइंट अगर आपको नहीं आ रहा है तो ध्यान रहे, अगर आपको लिखने के लिए अगर आ जाए तो बताओ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के 4 जो ऐसे पॉइंट्स हैं
जिससे हम डिटर्मिनेशन कर सकते, निर्धारित कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिख देना, नेचर ऑफ इनपुट्स, दूसरा टाइम पीरियड, तीसरा नेचर ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूस और चौथा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये 4 बात लिख देना, आपको मिल जाएगा मार्क्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पर रखते हैं। बोला कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई की बातें चल रहा है। तो देखो, सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं आखिर ये एक्सेस डिमांड होता क्या है। The amount by which quantity demand exceed the quantity supply is called excess demand। सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो सिंपल सी बात कह सकते हो इसको एक्सेस डिमांड है कि नहीं है। मार्केट में अगर कहा जाए सप्लाई कम है, मतलब मार्केट में वो प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, सप्लाई ये नहीं हो रहा है, और डिमांड यहाँ पे कस्टमर का ज्यादा है, तो सिंपल से भाषा में इसको कह देंगे हम लोग एक्सेस ऑफ डिमांड। उसी तरीके से अगर हम लोग एक्सेस सप्लाई की अगर बातें करें, डिमांड कम है मतलब मांग है ना, मांग कम है लेकिन यहाँ पर सप्लाई क्या है, ज्यादा है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात है ना, तो यहाँ पे इसको आप समझ सकते हो पहला पॉइंट के हिसाब से। दूसरी पॉइंट बोला यहाँ पे इसी का, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड कंज्यूमर विल नॉट एबल टू बाय ऑल द विश टू बाय। अगर मान लीजिए बोला कि एक्सेस अगर डिमांड अगर हो भी रहा है, तो डिमांड के केस में जरूरी नहीं है जितने भी कस्टमर हैं या कंज्यूमर्स की अगर बातें करें हैं वो उस गुड को कंज्यूम कर सकेगा, ऐसा नहीं है। तो डिमांड अगर मान लीजिए उस प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो हो सकता है प्राइस भी बहुत ज्यादा हो सकता है। यहाँ पे बोला गया है इन केस एक्सेस डिमांड कंज्यूमर्स विल नॉट बी एबल टू बाय ऑल दे विश टू बाय, है ना। और उसी में अगर बात करें एक्सेस सप्लाई बोला गया, तो इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई प्रोड्यूसर्स बोला गया विल नॉट बी एबल टू सेल। मान लीजिए मार्केट में कभी कभी टमाटर इतना सस्ता हो जाता है, सप्लाई बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे जो कस्टमर है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है, तो उस केस में क्या करता है, उस केस में क्या करता है किसान लोग, जो देखता है जो मार्केट में 2 रुपए 3 रुपए टमाटर मिल रहा है, ठीक है ना, फिलहाल तो अभी तो नामुमकिन है, तो उस केस में बोलेगा नहीं 2-3 रुपए बेचने से अच्छा है इसको मवेशी को खिला देते हैं, जानवर खिला देते हैं, है ना। तो किसान लोग भी बेचना पसंद नहीं करता है क्योंकि मार्केट में एक्सेस सप्लाई हो जाना शुरू हो जाता है। तो इसको आप कह सकते हो इन केस ऑफ एक्सेस सप्लाई द प्रोड्यूसर्स वुड नॉट बी एबल टू सेल, वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं रहेगा, बोलेगा ठीक है रहने दो, हम किसान क्या बोलते हैं मवेशी को खिला देंगे। टमाटर की एग्जांपल लिए, ठीक है। तो ये तरह बच्चा आपका ये दोनों बातें आपने समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 14 नंबर, विच फोर्सेज डिटरमाइन वेज रेट। जो वेजेज रेट की बातें करते हैं वो किस तरीके से फिक्स किया जाता है, तो बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वेजेज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बस सिंपल सी बात है, जब भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो बताओ हम लोग वेजेज रेट को, जो वेतन का जो दर है उस वेतन दर को किस तरीके से निर्धारण कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चा, डिमांड मांग और सप्लाई के हिसाब से बोल सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, यही जो है ना खासकर। लेकिन क्या चीज का, लेबर का, अगर लेबर का डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है वेजेज रेट बढ़ेगा। ये तो लॉ ऑफ डिमांड का भाई बहुत इकोनॉमिक्स का जो है ना सबसे मेन तो यही। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर यही तो समझ में आया है, अगर मांग अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यही हुआ जो कीमत उसका जो है ना बढ़ जाएगा, है ना, मतलब कीमत अगर बढ़ गया तो मांग घट जाएगा। यही तो इकोनॉमिक्स में समझ में भी किया अभी तक, बाकी बात कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, आएगा। सारे चीज को अपने थ्योरेटिकल अपने माइंड से सोचो, सब जगह पे अपने आप को मान के देखो, सब समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोला गया, अगर लेबर का डिमांड अगर ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ उसमें मान लीजिए सप्लाई कम है, सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है तो वेजेज रेट बढ़ जाएगा। सप्लाई ज्यादा है, लेबर भर भर के ठुसल है शहर में लेकिन काम मिलवे नहीं कर रहा है, तो वैसे भी क्या कहेगा उसको, जो वेजेज रेट जो होगा, जो वेतन दर जो होगा वो घट जाएगा। कोई बोलेगा 50 रुपए में काम करो, 100 रुपए में काम करो। बात समझ में आ गया ना, बस यही इकोनॉमिक्स होता है। आप जो अगल बगल में जो रहते हैं बच्चों, वो सारे चीज को जो आप एक प्रक्रिया रुपया पैसे के हिसाब से जोड़ के देखो ना तो आपको यही लगेगा बस यही तो है। चलो तो यहाँ पे बात समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी बोला गया यहाँ पे वेजेज आर डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर व्हेन देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन। अगर लेबर का परफेक्ट कंपटीशन होता है इन द मार्केट में, वेजेज रेट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, अगर मान लीजिए हमेशा परफेक्ट अगर कंपटीशन है
जितना सप्लाई है उतना ही डिमांड है, जितना सप्लाई उतना डिमांड है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे है, मतलब वहां पे प्राइस घटने या बढ़ने की चांसेज नहीं होता है। लेकिन वही मैंने जो भी बताया, डिमांड बढ़ने और घटने के हिसाब से यहाँ पे वेतन को निर्धारण कर दिया जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ये देखो, ये बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे क्वेश्चन आया बच्चा। बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश रिजर्व रेशियो, जिसको CRR कहते हैं, और दूसरा बोला यहाँ पे SLR, स्टैट्यूटरी अगर बातें करें लिक्विड रेशियो का, यहाँ पे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान समझना बच्चा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोला कि CRR का मतलब क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। अब ये कौन रखेगा, सेंट्रल बैंक रखेगा या जो कमर्शियल बैंक है वो रखेगा, ये दो फैसला यहाँ पे समझना है। CRR कौन यहाँ पे अगर बातें करें काम करता है, और जो SLR होता है वो कौन काम करता है, कमर्शियल या सेंट्रल। यही दो बातें अगर समझ में आ गया ना तो CRR और SLR समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको समझते हैं। जैसे CRR की बातें करें, CRR बोला गया इज द परसेंटेज ऑफ मनी विच द बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ कैश। बात समझ में आया। ये जो CRR है ना, ये क्या करेगा, CRR जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, ये वाला जो रेशियो है ये सेंट्रल बैंक में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, सेंट्रल बैंक में, ठीक है, कैश के रूप में रखा जाता है। मान लीजिए बैंक हमने खोला, ठीक है ना, बैंक तो कोई भी खोल सकते, जिसके पास पैसा होगा। अब अगर हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक को अगर हम पैसा अगर नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कस्टमर को, भाई कहीं पैसा लेके भाग गया तो क्या होता है ना, CRR जो होता है वो सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है, किसका, कॉमर्शियल बैंक का। तो कॉमर्शियल बैंक का पैसा CRR वो चला जाएगा किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। और ये इसीलिए रखा जाता है ताकि वो अपने बैंक के पॉलिसी को मेंटेन कर सके, और कस्टमर के अगर मान लीजिए इन केस अगर दिवालिया अगर हो जाता है बैंक, तो उससे वो पूरा किया जा सकता है, इन केस पॉलिसी में ऐसा अगर होता है तो, ठीक है। तो बोला कि यहाँ पे CRR द परसेंटेज मनी विच द बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक में ये रखेगा कुछ परसेंटेज, मान लो 20% हो सकता है, 10% हो सकता है, 15% हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है सेंट्रल बैंक के वो कितना परसेंटेज के हिसाब से बोला जा रहा है रखने के लिए। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं बच्चा, कोलेट्रल मनी है ना। अगर मान लो आप कोई चीज का बिजनेस अगर कर रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ता है ना, ठीक उसी तरीके से आप बैंक भी अगर चला रहे हो लाइसेंस की जरूरत पड़ेगा, लेकिन आपको कोलेट्रल के रूप में एक तरीके से कह सकते हैं जो CRR जो एक नाम दिया गया है वो सेंट्रल बैंक में रखना पड़ता है पैसा। अगर हम बैंक चला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, CRR का जो भी परसेंटेज होगा बैंक का वो हम सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं SLR की अगर बातें करें बच्चों तो बोला गया द बैंक हैज टू कीप ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर नेट टाइम and demand liabilities in the form of liquid asset as स्पेसिफाइड बाय RBI। तो बोला गया बैंक हैज टू कीप, ये अपने पास रखेगा, ये जो कमर्शियल बैंक है ये SLR अपने पास रखता है, और ये जो CRR है वो सेंट्रल बैंक के पास रखेगा, ठीक है। अब यहाँ बोला गया जितना भी डिमांड और लायबिलिटीज होगा उस बैंक का, वो सारे चीज है ना RBI पूरे तरीके से फिक्स कर देता है। तो SLR जो होगा वो अपने पास रखता है बैंक, कमर्शियल बैंक, ठीक है। लेकिन किसके गाइडलाइंस में, तो RBI जो भी स्पेसिफाइड करेगा उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बातें करें पॉइंट का, तो बोला कि रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ, तो ये CRR कैश के फॉर्म में रहता है, लेकिन ये जो SLR होता है ये कैश एंड अदर एसेट लाइक गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेंट्रल एंड स्टेट बैंक सिक्योरिटीज, ये इसके रूप में रहेगा। SLR जो रहेगा किसके पास, तो कमर्शियल बैंक के पास। जो कमर्शियल बैंक के पास जो रहेगा वो किसके फॉर्म में, कैश एंड अदर एसेट के फॉर्म में रहता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो कैश के फॉर्म में रहेगा। इफेक्ट की बात करें, बोला कि इट कंट्रोल एक्सेस मनी फ्लो इन द इकोनॉमी। तो एक्सेस मनी है ना फ्लो नहीं कर सके उसके लिए कंट्रोल होता है, CRR को कंट्रोल करने के लिए होता है। इट हेल्प इन द मीटिंग आउट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ एनी डिपोजिटर बाय द सीलिंग ऑफ द बॉन्ड्स। तो अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ, अब कमर्शियल बैंक में क्या होता है ना, बहुत सारे तरीके से अगर कहा जाए तो कोलेट्रल के रूप में चाहे जमीन हो चाहे गोल्ड हो, ऐसा कुछ सिक्योरिटीज हो, ये सब रखना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई अनएक्सपेक्टेड अगर बात के कस्टमर आ गया, बोला नहीं हमको ये सब चीज चाहिए, सब चीज मतलब चाहिए। अच्छा एक दिन तो सारा कस्टमर तो आ नहीं सकता है बैंक में, तो अगर मान लीजिए अगर वो नहीं रखा डिपोजिटर, जितना भी डिपोजिटर है उसका अपने जगह पर अगर नहीं रखा तो फिर दूसरे को देगा क्या, जो डिपोजिट किया है ना। इसी वजह से ये अपने पास ये रखता है ताकि कोई अगर डिपोजिटर डिमांड कर दिया
तो उसको दे दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट पॉइंट बोला गया मेंटेन विथ, ये आरबीआई मेंटेन करता है, मैंने बता दिया ये आरबीआई। अब बैंक ये अपना एसएलआर जो होता है, एसएलआर ध्यान सुनो, यहां से क्लियर हो जाएगा। एसएलआर बैंक खुद अपना कंट्रोल करता है, लेकिन सीआरआर अगर कहा जाए तो आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, अब अगला पॉइंट अगर देखें, रेगुलेट लिक्विडिटी इन द इकोनॉमिक के बनाए रखने के लिए, क्रेडिट ग्रोथ इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के क्रेडिट ग्रोथ करने के लिए यहाँ पे बनाए रखता है। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व की बात करें, बैंक डोंट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट डिपॉजिट इन सीआरआर। मतलब ये हुआ अगर कॉमर्शियल बैंक अगर क्या बोलते हैं यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास अगर पैसा रखेगा तो उससे कोई इंटरेस्ट या ब्याज नहीं कमाता है, लेकिन यहाँ पे बैंक कैन अर्न इंटरेस्ट ऑन एसएलआर, कमाता है कि नहीं कमाता। अगर मान लीजिए हम लोग बैंक में अगर लॉकर के रूप में अगर मान लीजिए हम गोल्ड रख दिए, बॉन्ड रख दिए, सिक्योरिटी रख दिए, उसका रखने का तो भाई इंटरेस्ट लेता है ना। तो एसएलआर अगर कहा जाए तो कमर्शियल बैंक उससे कमाता है, लेकिन सीआरआर से ये आरबीआई नहीं कमाता है। ठीक है ना, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा मेरे बात, जो भी मैंने बोला है यही होता है सीएलआर और ये होता है एसआरआर। काइंडली इसको आप अच्छे तरीके से लिख लें, समझ लें और याद कर लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आने का चांस है। चलो बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का। बोला यहाँ पे स्टेट टू क्वालिटी ऑफ गुड मनी। गुड मनी का अगर बातें करें, बोला इट शुड बी जनरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। ठीक है ना, और बोला गया पोर्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए और स्टेबल इन वैल्यू होना चाहिए, और कॉमन मटेरियल लाइक गोल्ड सिल्वर पोसेस द क्वालिटी के हिसाब से बनना चाहिए। यही तो होता है गुड मनी, है ना। पोर्टेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये होता है गुड मनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला व्हाट इज मीन्ड बाय फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या कह सकते हैं बच्चों, तो फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ द एडजस्टिंग इट्स इनकम। तो फिजिकल पॉलिसी बोला गया है जो गवर्नमेंट का एक ऐसा प्लान होता है जिसमें इनकम को किया जाता है एडजस्ट, लेकिन किसके थ्रू, टैक्स के थ्रू। ठीक है, कर के थ्रू, और स्पेंडिंग लेवल टू इन्फ्लुएंस नेशन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, जिससे क्या होता है इकोनॉमिक का जो ग्रोथ है, जो अर्थव्यवस्था है हिंदुस्तान का एक तरीके से कहा जाए या पूरी दुनिया का, वो सही तरीके से परफॉर्म कर सके, ग्रोथ कर सके। इसीलिए यहाँ पे फिजिकल पॉलिसी बनाया जाता है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट का एक ऐसा पॉलिसी होता है बच्चों जिसमें बोला गया इनकम जो भी कमाएगा उसके थ्रू जो भी टैक्स लेगा गवर्नमेंट, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए और पूरे देश को मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो पॉलिसी बनाया जाता है उसी को बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया राइट एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बजट जो होता है तो बजट इज अ सूटकेस, मेरा सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर पूछे बजट क्या है, बजट इज अ सूटकेस। क्या है ना बच्चों, बजट जब निकलता है तो आप देखने मंत्री लोग जो करते हैं वो सूटकेस लेकर हाथ में चलता है। ठीक है, मतलब समझ जाना वो बजट की बातें चल रहा है। ठीक है, तो बजट को हम सिंपल सा डेफिनेशन बोल सकते हैं, बजट इज अ सूटकेस। लेकिन इतना ही पे काम नहीं चलने वाला है बच्चों, यहाँ पे बोला गया टू की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट्स are reallocation of resources to meet social and economic goals and reducing inequalities in income and wealth through बोला गया यहाँ पे। ठीक है, थ्रू वेल्थ मतलब धन संपत्ति, थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज इंश्योरिंग द फंड्स फ्लो टुवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ रेदर देन कंसर्टिंग वेल्थ। मतलब यही हुआ जब गवर्नमेंट का जो बजट निकलता है उसका मेन जो पर्पस होता है ताकि जो इनइक्वालिटीज है इनकम का वो पूरा कर सके, मेंटेन कर सके, टैक्सेशन ले सके, सब्सिडी दे सके गवर्नमेंट, और साथ ही साथ जो पब्लिक वेलफेयर है समाज को कल्याण करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, इसीलिए तो गवर्नमेंट का बजट निकलता है। सरकार का जो बजट निकलेगा एक साल वाला, ठीक है ना, एक साल का मतलब हर एक साल, ठीक है ना, एवरी ईयर जो है ना क्या निकलता है, तो निकलता है बजट। अब वो बजट जो निकलता है उसका मेन पर्पस होता है समाज का कल्याण हो, समाज का उद्धार हो, ठीक है ना, शिक्षा व्यवस्था, या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मेडिकल का जो व्यवस्था है, ठीक है ना, ये जो भी कल्याण के लिए होगा वो सरकार करता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं जब गवर्नमेंट बजट निकलता है। ठीक है, ये तो हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों बातें बता दी बच्चों। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, व्हाट इज एन ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है जो पूरी दुनिया में से कोई भी आ सकता है अपने हिसाब से बिजनेस करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एन
ओपन इकोनॉमी इज ए कंट्री इकोनॉमी, क्या हो सकता है, ये कंट्री इकोनॉमिक होता है सिस्टम दैट फ्रीली इंटरएक्ट विद अदर नेशन थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। मतलब ये ओपन इकोनॉमिक एक ऐसा व्यवस्था होता है बच्चों जहां पे विदेश के लोग या अपने देश के लोग दूसरे देश में जाके व्यापार कर सकते हैं, पूरे तरीके से खुली, हम बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था इसको बोल सकते हैं हिंदी में। जो खुली अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जहां पे राष्ट्र स्तर पे, ठीक है ना, राष्ट्रीय स्तर पे एक देश दूसरे देश में जाकर व्यापार कर सकता है, उसी को कह सकते हैं यहाँ पे ओपन इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ पे इसी को इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो इंटरेक्ट करेगा विद अदर नेशंस थ्रू द इंटरनेशनल ट्रेड अलाइंग विद द क्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर को पार करके, चाहे गुड्स एंड सर्विसेज हो, कैपिटल हो, लेबर हो, अनलाइक सेल्फ सफिशिएंट या क्लोज इकोनॉमी को, ठीक है ना। तो देखो सेल्फ सफिशिएंट, यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी बात बोले, ओपन में मतलब होता है जहां पे हो वहां पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर खुद के लिए अगर हो तो वो सेल्फ हो गया, ठीक है ना। लेकिन कहीं से भी क्रॉस द बॉर्डर पार करके आया, बिजनेस करा, ओपन है। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन जो होता है ये बैंक के द्वारा किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन बैंक में जो हम लोग पैसा जमा करते हैं, ठीक है ना, कहाँ जाता है, क्या बैंक वाला पैसा रख लेता है, क्या करता है। सिंपल से भाषा में बात करूंगा, जो क्रेडिट क्रिएशन की अगर बातें करें तो यहाँ पर कह सकते हैं जो बैंक में हम लोग पैसा जमा करते हैं बच्चों, तो उसको वो क्या करते हैं, मल्टीप्लायर, जो क्रेडिट मल्टीप्लायर की बातें करें तो उस पैसा को लोन पे दिया जाता है। बैंक वाले क्या करते हैं, उस पैसा को लोन पे देगा, और आपसे लिया 1000 रुपया तो किसी को देगा 800 रुपया, ठीक है ना। फिर 800 का 800 ऐसे करते करते पूरा कंप्लीट कर लेता है आपका, ठीक है ना, और आपका पैसा उसमें रहता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो सिंपल से भाषा में कहते हैं लोन के रूप में दूसरे को देता है आपका पैसा, और उससे क्या करता है, इंटरेस्ट कमाता है ना। तो यहां पे बोला गया है क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रोसेस बाय विच द मनी सप्लाई ऑफ कंट्री या ऑफ एन इकोनॉमी मॉनेटरी रीजन्स इन द इंक्रीज इन मोस्ट ऑफ मॉडर्न, अगर बातें करें इकोनॉमिक्स, मोस्ट ऑफ द मनी सप्लाई इज द फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, सो क्रेडिट क्रिएशन इज आल्सो नोन एज डिपॉजिटर क्रिएशन। जितना पैसा बैंक में लोग जमा करेगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा, उतना ही बैंक वाले लोन पे पैसा देगा। और आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना, आजकल जो है बहुत ज्यादा फोन कॉल्स या मैसेज आते रहते हैं जो लोन ले लीजिए, क्योंकि बैंक के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया। और अगर इम्पैक्ट अगर बात करें यहाँ पे तो लोगों के पास ही पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, तो पैसा तो बैंक में ही जमा करना है। बैंक में जमा करेगा तो बैंक वालों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो क्या करेगा, लोन के लिए एक दूसरे को यहाँ पे कॉल अपने एजेंट को करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्रेडिट क्रिएशन, मतलब जितना ज्यादा डिपॉजिट होगा उतना ही ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया यहाँ पे बच्चों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट। बैंक रेट क्या होता है और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, चलो यहाँ पे समझते हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है, हु सेट इट, द सेंट्रल बैंक लाइक द आरबीआई। सेंट्रल बैंक हम लोग को कौन है, तो आरबीआई। सो बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये एग्जांपल भी बोल सकते हैं। आरबीआई हम लोग का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अब बाकी बात वो हो गया इंग्लैंड का। तो बोला गया व्हाट इट फॉर, लेंडिंग द कमर्शियल बैंक, लेंडिंग मतलब देना, ठीक है ना, ऑफन द लॉन्गर टर्म्स ऑफ व्हेन अदर फैसिलिटी लाइक द रेपो रेट and use the acting as the signal of the economic policy। रेपो रेट, जिस रेट से पैसा लिया जाएगा कमर्शियल बैंक से, उसको बोल सकते हैं। कोलेट्रल मतलब आपको पता ही होगा, यूजुअली बोला कि नो कोलेट्रल इज रिक्वायर्ड मेकिंग इट, जब पेनल्टी रेट होता है। कोलेट्रल मतलब गिरवी रखना। सो इंपैक्ट बोला कि डायरेक्टली अफेक्ट द कमर्शियल बैंक ब्रोइंग and cost which are influence all the interest rate in the economy। so interest rate बोला गया जनरल होना चाहिए। तो यही सब बातें यहाँ बताया गया। मतलब ये बच्चा बैंक रेट जो होता है खासकर जनरल पब्लिक के लिए ही बातें किया गया है, लेकिन ये जो बैंक रेट है, सिंपल सी बात है, बैंक रेट जो है ना, सिंपल से भाषा में इतने बातों को बता दूं, ये जो बैंक रेट लिखा हुआ है ये आरबीआई क्या करेगा, जितना भी कमर्शियल बैंक है उससे जो पैसा लेगा वही एक तरीके से कहा जाएगा यहाँ पे बैंक रेट, ठीक है ना, जिस रेट पे उसको पैसा देता है। ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होगा जो जितना भी अगर मान लीजिए बैंक वाला उसके पास पैसा खुद थोड़ी रहेगा, इशू कौन करता है,
आरबीआई करता है पैसा, है ना। करेंसी को इश्यू करने वाले आरबीआई, तो किस बैंक में कितना होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो आरबीआई के हिसाब से ही कंट्रोल हो सकता है। तो अगर मान लीजिए बैंक में पैसा शॉर्टेज है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, जितने भी कमर्शियल बैंक है वो लोन लेगा, किससे, आरबीआई से। जब वो आरबीआई से अगर लोन लेगा तो उसके हिसाब से रेट तो लगेगा ना, तो होता है बैंक रेट। अब बाकी बात, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो पब्लिक पे लगाया जाता है, जो पब्लिक पे लगाया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट। बहुत सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों क्या बोला गया, कमर्शियल बैंक, ये तो आपको बता दिया मैंने। द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू बोरो लोन मॉर्गेज ऑफ द रिटर्न टू सेविंग डिपॉजिट सेविंग अकाउंट्स, यही सब तो होता है। कमर्शियल बैंक हम लोगों पे क्या लगाता है, इंटरेस्ट रेट लगाएगा, और जो बैंक पे सेंट्रल बैंक जो रेट लगाएगा उसको क्या बोलते हैं, बैंक रेट। बस इतनी सी बात है, ज्यादा इसमें बहस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बोला गया 22 नंबर क्वेश्चंस क्या है, बोला गया व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी जिसपे हम लोग का खुद का कंट्रोल नहीं होता है वो होता है इनवॉलंटरी। अब वॉलंटरी किसको बोलते हैं, जिसपे खुद का कंट्रोल होता है। तो बाकी बात यहां बोला गया इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट refers to the situation where individual is not working। बोला कि यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे व्यक्तिगत कोई काम अगर ना करा हो, लेकिन बोला गया वो काम करना चाहता हो, लेकिन एक्टिवली अगर बात देखा जाए सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, this type of employment occurs when there are not enough job available for the number of people looking for work। मतलब ये हुआ, ये है इनवॉलंटरी, काम करने की इच्छा है लेकिन काम मिल नहीं रहा है, ये हो जाएगा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और एक होता है वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमको काम करने की इच्छा है लेकिन दिक्कत वाली बात यह है जितना पैसा मुझे चाहिए उतना पैसा मुझे मिल नहीं रहा है, और उस केस में हम अपने आप को बेरोजगार घोषित कर दिए, तो हो जाएगा वॉलंटरी, स्वेच्छा के हिसाब से, ठीक है ना, उसको बोलेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और यहां पे बोला गया कामें नहीं है मार्केट में, जब कामें नहीं मार्केट में तो ये हो गया मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है जॉब पाने का, ये हो जाएगा इनवॉलंटरी, ठीक है, बहुत ही सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 23 नंबर, व्हाट इज वैल्यू डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन जो होता है बच्चों हमेशा फिक्स एसेट पे लगता है, अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अकाउंटेंसी में बोला गया है जो फिक्स एसेट पे ही क्या बोलते हैं, टीयरिंग के हिसाब से अगर बातें करें, वियर एंड टीयरिंग जो खराब वराब हो गया या उसके मशीन्स में अगर बातें करें, खासकर जो फिक्स एसेट होगा उसके वैल्यू में अगर चेंज हो गया, डाउन हो गया, तो वहां पे माना जाता है डिप्रिसिएशन। सो डिप्रिसिएशन refers to the reduce the value of something over time due to the wear and tear। So many items for the appliances to the major constructions, machine, loose tools या loose value over the time of eventually must be replaced। मतलब यही आप लोग को अच्छे तरीके से मालूम होगा, जब डिप्रिसिएशन होता है फिक्स एसेट पे, जहां पे कोई चीज अगर खराब हो रहा है या उसके दामों में, कीमत में अगर गिरावट हो गया, मतलब डिप्रिसिएशन, या हिंदी में कहते हैं हरास लग गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं बच्चों। 24 नंबर बोला यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन द मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है, बोला यहाँ पे इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड, इसको बोलेंगे रियल फ्लो। और मनी फ्लो बोला गया है जो आता है फर्म और हाउस होल्ड के बीच में। यहाँ बोला गया, देखो ध्यान से, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। ये बोला गया इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो होगा इसमें मनी का होता है, मतलब इसमें सेवा सत्कार वस्तु का अगर फ्लो होता है तो रियल फ्लो होगा, और जिसमें अगर बात करें फर्म और हाउस होल्ड के बीच में सिर्फ रुपया का फ्लो होगा तो उसको बोलते हैं मनी फ्लो। बहुत सिंपल। अगला को देखते हैं क्या बोला, काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, इसमें किस तरीके के एक्सचेंज होगा, तो इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें किस प्रकार का, रियल फ्लो में क्या चीज का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान क्या चीज का होता है रियल फ्लो में, तो गुड्स एंड सर्विसेज का। और वही अगर बात करें मनी फ्लो में सिर्फ रुपया पैसे का आदान प्रदान होता है, ठीक है, इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट बोला गया डिफरेंस डिफिकल्ट इन एक्सचेंज, इसमें डिफिकल्ट क्या है, तो देयर मे बी डिफिकल्ट ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विस। मतलब ये जो रियल फ्लो होता है एक तरीके से बार्टर सिस्टम पे काम करता है, जिसमें कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी के एक्सचेंज की बातें किया तो प्रॉब्लम है। अब मनी फ्लो में अगर बातें करें, देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो, तो मनी में जितना उसका स्टोर वैल्यू है या जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से हम लोग दे सकते हैं, इसमें कोई तरीके की परेशानी नहीं होता है बच्चों। नेक्स्ट की बात करें, ऑल
ऑल्टरनेटिव नेम क्या है इसका, तो फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को हम लोग क्या कह सकते हैं, फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, लेकिन मनी फ्लो को बोलते हैं नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। चलो 25 पे आते हैं। 25 में बोला गया बच्चों, व्हाट इज रेंट। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मनी दैट यू पे रेगुलरली या यूज ऑफ लैंड या हाउसेज ऑफ बिल्डिंग, मतलब किसी चीज को, किसी वस्तु को आप यूज कर रहे हो, उसके बदले में अगर आप पैसा दिया तो वही तो हो गया किराया, हिंदी में माई क्या हो गया, रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शंस क्या होता है। बोला गया कॉस्ट इज हाउ मच मनी और रिसोर्सेज आर नीडेड टू परचेज या प्रोड्यूस समथिंग। तो बोला गया कॉस्ट मतलब लागत की बात कर रहे हैं, लागत, ठीक है ना। तो लागत किस तरीके से यहाँ पे काम करता है, तो बोला गया है कॉस्ट इज हाउ मच मनी या रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसको कहते हैं, जो आपके पास, जो आपके क्या बोलते हैं, नीड को जो सेटिस्फैक्शन दे, संतुष्टि दे, वो तो हो जाता है रिसोर्स। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ रिसोर्सेज आर नीडेड टू परचेज या प्रोड्यूस समथिंग, मतलब मुझे ऐसा चीज वस्तु बनाने की इच्छा है, या हम कह सकते हैं खरीदने की इच्छा है, और उसमें बोला गया क्या काम करता है, कॉस्ट फंक्शन। अगर उसमें देखेंगे लागत का मूल्य क्या है ना, तो लागत जो होगा बोला बोला कॉस्ट फंक्शन इज अ फंक्शंस दैट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, बोला कि इसको कैलकुलेट करने के लिए जो कॉस्ट फंक्शन है कैसे काम करता है, बोला टोटल कॉस्ट ऑफ द बिजनेस टू प्रोड्यूस सर्टेन अमाउंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये हुआ किसी बिजनेस के लिए हम जो भी चीज अगर उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, उसमें लागत क्या लगा, वही तो होता है लागत फंक्शन, वही तो होता है लागत का अगर बातें करें काम, कॉस्ट फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी। ये मैंने बात कर ली है, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ गया। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, मैंने आपको बताया, जहां पे प्राइवेटाइजेशन और कैपिटलिस्ट की अगर बातें करें, मिक्स्ड इकोनॉमी बोला इज अ सिस्टम ब्लेंडिंग कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म वेयर बोथ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट आर पेइंग बोथ द रिस्क प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशंस एंड इकोनॉमिक डिसीजंस। ये दोनों क्वेश्चन सेम था, एक क्वेश्चन मैंने इससे पहले ही बात किया, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंशन टू फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो बोला परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, फ्री मार्केट एंट्री एंड एग्जिस्ट। ये ध्यान रखो, परफेक्ट कंपटीशन जो होता है जहां पे मार्केट में फ्री एंट्री और एग्जिस्ट की बातें हो, और न्यूमरस वेल बोला गया इन्फॉर्म बायर्स एंड सेलर्स होता है, जहां पे बहुत मात्रा में बायर और सेलर्स की बातें होगा, जहां पे आसानी से मार्केट में जा सकते हैं, वहां एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, वही होता है परफेक्ट कंपटीशंस। ठीक है, सो फर्म्स इन द परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट आर प्राइस ट्रेकर्स होता है द इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना बच्चा, ये जो लिखा है फर्म्स मतलब कोई भी मान लो कंपनी है, तो परफेक्टली कंपटीटिव मार्केट में हमेशा प्राइस टेकर होता है, प्राइस टेकर नॉट ए मेकर। ठीक है, सो एज द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड द सोल स्लोली बाय सप्लाई एंड द डिमांड फोर्सेस। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इतना बात ध्यान रखना, जो अगर परफेक्ट कंपटीशंस में बात होता है, तो परफेक्ट कंपटीशंस का विशेषता ये है, ये एक आइडेंटिकल इसका प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, व्यक्तिगत या एकदम ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिससे क्या हो, उस मार्केट में जाए, एंट्री करे और एग्जिस्ट करने की बातें हो सके। ठीक है ना, ये होता है कंपनी। जैसे मान लो मोबाइल की बातें करते हैं, तो मोबाइल का कोई एक ही तो कंपनी है नहीं, तो यहाँ पे मल्टीपल अगर कंपनी है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन के हिसाब से एंट्री एग्जिस्ट आया, बहुत सारे ब्रांड आया मोबाइल का, बहुत सारे ब्रांड चला गया, तो ये परफेक्ट कंपटीशन से बातें कर सकते हैं। ठीक है, जहां भी प्राइस टेकर की बात है, प्राइस मेकर नहीं, क्योंकि बहुत सारा अगर है तो आप अपना प्राइस को बना नहीं सकते, आपको जो मार्केट कहेगा प्राइस वही अडॉप्ट करना पड़ेगा, इसी वजह से प्राइस टेकर होता है परफेक्ट वाले में। ठीक है, मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वाला है, नेम टू फैक्टर दैट कैन शिफ्ट सप्लाई कर्व। जो सप्लाई कर्व होता है उसका मेन कारण होता है शिफ्ट होने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस और गवर्नमेंट का पॉलिसी। अगर ये दो चीज में अगर चेंज अगर होता है बच्चों, तो सप्लाई जो कर्व होता है वो चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखना। ठीक है, बाकी बात यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन बोला यहाँ पे, व्हाट इज टैक्स, मेंशन इट्स टू मेन फीचर्स। तो टैक्स क्या होता है, टैक्स इज अ मैंडेटरी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस, या बोल सकते हैं लेवी इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडिविजुअल्स
entities या property to fund public services, infrastructures and other government expenditures is a legal obligation, not a voluntary payment and failure to pay and can result in penalty। मतलब यही यहाँ देखो सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं बच्चों, टैक्स एक ऐसा एक मैंडेटरी फाइनेंशियल टर्म्स होते हैं जहां पे गवर्नमेंट को पॉलिसी के हिसाब से, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो या कोई पब्लिक सर्विस वो यूज करता हो, उसके एवेज में अगर वो पे कर रहा है तो वो टैक्स हुआ, और उस टैक्स के वाले पैसे से गवर्नमेंट क्या करता है, तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स में आ जाते हैं। बहुत सारे खर्चा भी तो होता है गवर्नमेंट का, चाहे ब्रिज बनाने की बात करें, स्कूल बनाने की बात करें, कहां से आता है, ये सब हम लोग के पैसा से ही आता है। मतलब पब्लिक अगर टैक्स देगा तभी तो गवर्नमेंट कुछ काम कर सकता है ना। इसीलिए टैक्स पब्लिक को देना चाहिए, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, गवर्नमेंट को जो भी टैक्स आएगा वो इन टर्म्स अगर बात करें पब्लिक के भलाई के लिए ही खर्च किया जाता है, जिसको हम लोग अभी देखे थे गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो ये बोला कि अगर मान लीजिए कोई टैक्स अगर नहीं देता है तो उसके लिए कोई ऐसा चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट, जरूरी नहीं है पेमेंट करना, लेकिन हाँ एक गवर्नमेंट पॉलिसी निकाल के रखा हुआ है जो अगर 7 लाख से एक साल का अगर इनकम अगर मान लीजिए 7 लाख अगर है, एक साल में इनकम कितना 7 लाख है लगभग में अभी, तो उसको कह सकते हैं उस पर कोई टैक्सेस नहीं है। उससे ज्यादा हो सकता है ये रूल्स चेंज हो गया होगा, लेकिन मान लीजिए एक एग्जांपल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, तो मान के चलो 7 लाख रुपया तक अगर किसी का एक साल का इनकम है, उसमें अगर चेंज अगर हो गया, क्या बोलते हैं, उससे ज्यादा हो गया तो उस पर टैक्स देना है, उससे कम है तो टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो यहां बोला गया नॉट अ वॉलंटरी पेमेंट एंड फेल्यूर टू पे एंड कैन रिजल्ट ए पेनल्टी। ऐसा कुछ नहीं है, पेनल्टी तभी मिलेगा जब उससे 7 लाख की अगर ज्यादा, हाँ उस पर टैक्स फाइल करने से, आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स जो होता है आईटीआर फाइल करना वो जरूरी है। जो भी अगर अपना कमाई कर रहा है उसको आईटीआर फाइल करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आईटीआर फाइल करने से क्या होता है बच्चों, आपको अलग अलग तरीके के फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा या हम कह सकते हैं बैंकों के द्वारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो टैक्स तो समझ में आ ही गया होगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन बोला गया सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक और ये कमर्शियल बैंक क्या होता है बच्चों, थोड़ा अच्छे तरीके से समझो। सेंट्रल बैंक बोला गया, सेंट्रल बैंक फंक्शंस क्या, अपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री, इट इज अ बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स, ये तो पता ही होगा। तो हम लोग का जो सेंट्रल बैंक है उसको बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बैंक ऑफ बैंकर्स कहलाता है, क्योंकि सारे बैंक का ये बाप होता है। ठीक है, कहने मतलब यही हुआ, यही यहां से करेंसी इशू करता है। बाकी बात कमर्शियल बैंक की अगर बातें करें तो कमर्शियल बैंक आर फंक्शन अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टिपुलेटेड बाय द सेंट्रल बैंक। तो जैसे जैसे यहाँ पे सेंट्रल बैंक कहेगा उसी तरीके से कमर्शियल बैंक को अपना फंक्शन या अपना काम करना पड़ता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट की अगर बातें करें बच्चों तो बोला गया था सेंट्रल बैंक डिजाइन एंड कंट्रोल ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। तो कंट्री में जितने भी अगर बैंक है उस बैंक के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, वो कंट्रोल पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी वो बना के देगा। कमर्शियल बैंक बोला गया ओनली एग्जीक्यूट्स करता है, उसका जो ये कहेगा वही ये मानेगा। ठीक है ना, मॉनेटरी प्लस पॉलिसी को, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट बोला गया सेंट्रल बैंक जो होता है ये सोल अथॉरिटी ऑफ द नोट इशू का। ठीक है, ये सिर्फ नोट इशू का, बाकी बात कॉइंस तो आपको पता ही होगा, जो यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके से अथॉरिटी को दिया जा सकता है इशू करने के लिए, लेकिन सेंट्रल बैंक जो होता है इज द सोल अथॉरिटी होता है नोट इशू का। लेकिन इसका अगर बात करें कमर्शियल बैंक कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ मनी ओनली बाय वे ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस। तो बोला कि ये मनी बनाएगा, ये नोट्स बनाएगा और ये बांटेगा। बांटेगा कौन, कमर्शियल बैंक पब्लिक को बांटेगा, उससे इंटरेस्ट कम आएगा। ठीक है, ये बनाने का काम करता है, आरबीआई बनाएगा, ये बांटेगा पब्लिक में। ठीक है, ये बना के किसको बांटेगा, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक किसको बांटेगा, बांटेगा नहीं मतलब क्या, डिपॉजिट जो क्रिएशन होता है उस चीज की बात कर रहा हूं मैं। सेंट्रल बैंक बोला कि डज नॉट डील डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक। ये आरबीआई जो होता है, ये आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन हम लोग अगर इसका अगर बात करें, ये कमर्शियल बैंक जितने भी है वो सब डील करता है डायरेक्ट पब्लिक के साथ। सेंट्रल बैंक डज नॉट एक्सेप्ट एनी डिपॉजिट या एडवांस लोन। अगर पब्लिक कोई करना चाहेगा, जो आरबीआई में जाकर सीधा पैसा जमा करते हैं तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक में अगर कोई पब्लिक पैसा अगर जमा करता है, लोन लेता है, तो वो
चल सकता है। ठीक है, आगे बोला गया द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन सोशल वेलफेयर के लिए होता है। जो सेंट्रल बैंक होता है आरबीआई की अगर बातें करें वो समाज कल्याण के लिए होता है, लेकिन कॉमर्शियल बैंक जो होता है उसका मेन जो कारण होता है वो प्रॉफिट मतलब लाभ कमाने के पर्पज से होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के बारे में समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 बोला गया व्हाट इज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट बोल सकते हैं जो एक्स्ट्रा मनी अगर आपको मिलता है तो वही तो इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट इज द कॉस्ट ऑफ ब्रोइंग मनी और द रिवॉर्डेड ऑफ लेंडिंग सेविंग इट। मतलब हमने किसी को पैसा दिया और उसके जगह मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिला, ये रिवॉर्डिंग मिला, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट या ब्याज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको ध्यान से सुनो बच्चा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है एवरेज एंड मार्जिनल कॉस्ट की अगर बातें करें तो व्हेन एवरेज कॉस्ट इज फॉल, तो यहाँ पे आपका ये बनेगा, मतलब मार्जिनल कॉस्ट बन जाएगा कम और एवरेज कॉस्ट हो जाएगा ज्यादा। व्हेन एवरेज कॉस्ट इज अगर राइज करा तो उल्टा हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा ज्यादा, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा कम। जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा तो मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। मार्जिनल कॉस्ट बोला गया ऑलवेज टू लेफ्ट ऑफ एसी एंड कट द एसी फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट पे काम करेगा काटने का। वही अगर हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एंड मार्जिनल कॉस्ट के लिए, तो मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल कॉस्ट और माइनस में हो जाएगा टोटल कॉस्ट का वेरिएबल जो माइनस करके निकालते हैं। टोटल कॉस्ट जैसे मैंने मान लीजिए 4 है, 6 है और 8 है, तो क्या करते हैं ये जैसे है 4 तो इसमें से माइनस करा, 6 में से 4 माइनस किया तो 2, इसमें से इसको माइनस किया तो 2, ऐसे करके मतलब अभी मैंने बताया था आपको जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, रैंडम मैंने नंबर लिया, आप पहले 2, अब इसमें से इसको माइनस कर लो तो 2, इसमें से माइनस कर लो 2, ये तो कांस्टेंट वैल्यू निकल के आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो ऐसा भी जरूरी नहीं है, होगा होबे करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। When marginal cost बोला कि डिमिनिशिंग, the total cost increase at the diminishing rate से, और टोटल कॉस्ट बोला कि जब अगर इंक्रीज करता है बच्चा तो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग रेट से। When मार्जिनल कॉस्ट अगर रीच करेगा लोएस्ट पॉइंट पे तो वहां पे प्रॉफिट बोला गया, जब होता है एक पॉइंट होता है लोएस्ट पॉइंट तो टोटल कॉस्ट वहां पे जाकर स्टॉप हो जाता है इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत है। ये 5 मार्क्स और 2 मार्क्स में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे कोई भी बोर्ड का बच्चे हो ये कम से कम याद कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी बात तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप। तो हमेशा तो पता ही होना चाहिए बच्चों, मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया है डिमांड कर्व जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड में होता है। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पे द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड की वजह से होता है, शोइंग इन इनवर्स रिलेशनशिप वेयर द लोअर प्राइस। तो बात तो मैंने बताया था ना, अगर प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी का डिमांड ज्यादा होता है। वही इनकम, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सप्लेन बाय द इनकम के हिसाब से अगर देखा तो मोर बाइंग पावर है ना। अगर मान लीजिए इनकम अगर ज्यादा है, पहली बात तो ये प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का कम है तो आपका डिमांड ज्यादा हुआ। और इसमें एक और बात है, अगर जोड़ दें इनकम अगर मान लीजिए आपका ज्यादा है तो आप ज्यादा खरीदोगे है ना, तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ऑफ चीपर एंड अल्टरनेटिव्स के हिसाब से भी खरीद सकते हो, चीपर या अल्टरनेटिव के हिसाब से। ठीक है, इसका मेन कारण होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लेस सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट सो कंज्यूमर्स पे लेस। अगर जहां पे अगर कम उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो चीपर रेट वाले चीज का बात करेगा, तो कम में उसको सेटिस्फैक्शन मिला तो कम ही पैसा वहां पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो MACRO वाले बात कर रहे हैं, चलो यहाँ पे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। बोला गया यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है, इंडिविजुअल इज इग्नोर। यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बातें नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा पूरा इंटरनेशनली चलेगा, नेशनल की तरह चलेगा। ठीक है, सो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल सेविंग्स इज इंक्रीज थ्रू इंक्रीज टैक्सेस। मतलब सिर्फ राष्ट्र के बदले में राष्ट्र के इनकम के बारे में, आमदनी के बारे में, या खपत के बारे में बताया जाता है, यहाँ पे व्यक्तिगत के बारे में नहीं है। तो सबसे पहला लिमिटेशन यही हो गया। ठीक है, लिमिटेशन मतलब क्या, डिसएडवांटेज, मतलब यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, सो विच डायरेक्टली अफेक्ट द कंज्यूमर वेलफेयर के लिए होता है, पहली बात ये। ठीक है, दूसरी बात बोला गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स से एनालिसिस ऑफ ओवरलुक्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फॉर इंस्टेंस द जनरल प्राइस लेवल में भी स्टेबल भी हो सकते हैं, बट द प्राइस ऑफ द फूड एंड ग्रेन्स में भी हैव गॉन अप द रेम्स एंड पुअर, बट द एग्रीकल्चरिस्ट विल बी हैप्पी। तो यहाँ पे पूरे
की बातें चल रहा है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को इग्नोर किया जाता है। अब पूरे के पूरे कंट्री में जो भी चीजें होते रहता है उस सब पे जो बात किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो दिया गया वो है 36, डिफाइन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बोला गया इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन कंट्री। ये बात देखो ध्यान से, बोला गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा सिस्टमैटिक जो है रिकॉर्ड होता है अर्थशास्त्र के लिए, इकोनॉमिक के लिए, जहां पे कोई भी अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है देश या दूसरे देश के हिसाब से या गवर्नमेंट के बीच में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, तो उसमें जो भी अगर मनी अगर मान लीजिए बच जाता है डेबिट या क्रेडिट के हिसाब से, तो वही तो होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर बोला गया मनी फ्लोइंग इन द क्रेडिट एंड आउट डेबिट, अगर डेबिट हुआ तो चला गया दूसरे देश में, अगर क्रेडिट हुआ तो हमको किसी से पैसा मिलेगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट अगर बातें करें तो, अगर मान लीजिए हम कोई दूसरे देश के बीच में अगर ट्रांजैक्शंस अगर कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर कर रहे हैं, उसके दौरान उधर से कितना सामान का आदान प्रदान किया, हमने इधर से कितना आदान प्रदान किया, दोनों का हिसाब हुआ इन ट्रांजैक्शंस के रूप में, कितना पैसा बच रहा है डेबिट या क्रेडिट में। ठीक है ना, अगर डेबिट बचा तो हमको पेमेंट करना पड़ेगा दूसरे कंट्री में, अगर क्रेडिट बचा तो वो हमको पेमेंट करेगा। दिस इज योर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो पब्लिक मतलब जो जनता के लिए जो खर्चा किया जाता है वो कहां से होगा, तो हम कह सकते हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल से, प्रोडक्टिविटी एंड अनप्रोडक्टिविटी से, प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर से, डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट से। ये चार वो पॉइंट्स है जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के क्लासिफिकेशंस वाले पॉइंट्स में आएगा। बस इतना सा इसका नाम लिख लो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इसमें डिटेलिंग है, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस इसका नाम याद कर लो और डिटेल पढ़ने के लिए अपना बुक को यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 38 नंबर, डिफाइन प्रोग्रेसिव टैक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्सेशन सिस्टम वेयर द टैक्स रेट इंक्रीज एज द टैक्सेबल इनकम ऑफ इंडिविजुअल या एंटिटी इंक्रीज। मतलब सिंपल सी भाषा में अगर कहें बच्चा, जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका टैक्स भी बढ़ेगा, इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब ये हुआ आप प्रोग्रेस कर रहे हो तो जितना प्रोग्रेस करोगे उस पे उतना ही आपको प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा। पहले कम कमाते थे तो कम टैक्स लगता था, अब ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्स बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेंट्रल बैंक का जो है ना एक प्रोग्राम होता है, स्ट्रेटेजी होता है, मैनेज द मनी सप्लाई। मतलब ये जो मॉनेटरी टर्म्स है, इन टर्म्स ऑफ मनी के बारे में समझो, जो मार्केट में जो मनी का जो सप्लाई होगा ना वो किसके हाथ में होता है, तो आरबीआई के हाथ में होता है, मतलब सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। तो बोला कि सेंट्रल बैंक स्ट्रेटेजी मैनेज द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट कंडीशंस टू द अचीव माइक्रो इकोनॉमिक्स गोल्स लाइक प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स ग्रोथ। ये सब जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी में रखा जाए, कितना पैसा हम निकाले, कितना पैसा छापे कि नहीं छापे। अब ये भी बात होता है, मान लीजिए आरबीआई अगर बैंक हम लोग का है, बैंक ऑफ बैंकर्स है, तो रुपया पैसा अगर कमी पड़ जाता है तो छाप के काहे ने बांट देता है ना, जिससे क्या होगा, महंगाई भी कम हो जाएगा और दूसरी बात ये है कोई गरीब भी नहीं रहेगा। ऐसा गवर्नमेंट या ऐसा आरबीआई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं साथ देता है ऐसा चीज को। ठीक है, उसके लिए अलग अलग अगर कहें तो मीटिंग होता है, अलग अलग चीजें हैं। अगर ऐसा होता बच्चों तो अगर बताओ सबके पास अपना अपना एक सेंट्रल बैंक है, अगर ऐसा होता तो सारे कंट्री अपना अपना जो सेंट्रल बैंक है वो कहता भाई छाप दो, कोई अमीर क्या बोलते हैं कोई गरीब रह भी नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है अगर ऐसा होता तो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बहुत सारे कारण हैं, वो बताएंगे नेक्स्ट जब क्लासेस के हिसाब से बात करेंगे तब। फिलहाल यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन का जवाब रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 40 नंबर, डिफाइन इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड किसको कह सकते हैं, द लेवल ऑफ डिमांड दैट रिप्रेजेंट अ रियल इंटेंशन परचेज बाय पीपल
विद द मींस टू पे। तो इफेक्टिव डिमांड हम लोग उसको कह सकते हैं बच्चा, जहां पे एक डिमांड का, एक मांग का एक ऐसा लेवल होता है जहां पे रियल इंटेंशन होता है कोई चीज को, किसी वस्तु को वास्तविकता में हम खरीदना चाहते हैं, उसको पे करना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड है। मतलब उसको कस्टमर को वो चीज चाहिए, ठीक है ना, तो वहां पे इफेक्टिव डिमांड आ जाता है और हम सही में उसको पे करना चाहते हैं, चाहे वो कितना भी रुपया का हो, प्राइस का हो, ठीक है। तो यहां पर माना जाता है इफेक्टिव डिमांड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया पे, व्हाट डू यू मीन बाय नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसको अच्छे तरीके से समझो बच्चा। क्या बोला गया है, नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है एनएनपी इज अ टर्म दैट इज ऑफन यूज रिप्रेजेंट द डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड डिप्रिसिएशन। किसके बीच का डिफरेंस होना चाहिए, जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर डिप्रिसिएशंस को अगर घटा देंगे, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल टर्म्स की बातें कर रहे हैं, तो आप उसको कह सकते हो नेट नेशनल प्रोडक्ट कह सकते हो, ठीक है। द नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को माना जाता है प्रोड्यूस बाय द नेशन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड पीरियड, जनरली 1 साल के लिए होता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया सर, कुछ नहीं समझ में आया तो इतना समझ जाओ, जो भी अगर हम कहें यहाँ पे जो जीएनपी में से, अगर जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को अगर माइनस कर देंगे तो आपका निकल कर जाएगा एनएनपी, तो वही समझो फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर इतना भी लिख दोगे ना तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बात 1 साल का हिसाब बारी होना चाहिए, बाकी बात आपको पूरा लिखना है, ये रहा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 42 नंबर, डिफाइन परफेक्ट कंपटीशन। ये भी मैंने बात कर लिया। परफेक्ट कंपटीशन किसको कह सकते हैं, द आइडियल टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स वेयर द ऑल प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स हैव फुल एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन एंड नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर या सेलर्स की बातें कर सकते हैं, उसको कहते हैं परफेक्ट कंपटीशंस, ठीक है बच्चों। तो परफेक्ट कंपटीशंस में हमेशा क्या होता है, लार्ज नंबर पे बायर और सेलर्स होता है, और इसमें किसी प्रकार की अगर बातें करें तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम्स की बातें नहीं चलता है, इसमें फुल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होता है और इंफॉर्मेशन भी सही तरीके से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 43। तो यहां पे 43 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्म्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, जहां पे ज्यादा प्रॉफिट या नुकसान की बातें नहीं होता है। सो फॉर्म्स इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर अ कंपनी प्रोड्यूसेस द ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सेट ऑफ द बेस्ट प्राइस टू मैक्सिमाइज इट्स टोटल प्रॉफिट, बेस्ट और मैक्सिमम, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं यहाँ पे फॉर्म्स का इक्विलिब्रियम, ना ज्यादा प्रॉफिट लेकिन वहां पे एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम प्रॉफिट जो कहता है, वही बेस्ट जो है ना, वहां पे प्राइस लेवल पे, जिस बेस्ट लेवल पे, बेस्ट प्राइस पे अगर बातें हो, जहां पे मैक्सिमम अगर टोटल प्रॉफिट की बातें हो, वही होता है आपका फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बोला गया व्हाट इज अ टोटल रेवेन्यू। मतलब सिंपल से भाषा में अगर बताए बच्चा, जितना भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदो उससे जो भी आपको खर्चा हुआ, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर को मुझे बनाने में अगर मान लीजिए 200 रुपये लगा, अब बाकी इसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर 50 रुपये जोड़ देते हैं तो कितना हुआ 250। अब यहाँ पे इसको मैं बना देता हूँ सीपी, कॉस्ट प्राइस बना देते हैं 300 रुपये, मतलब मान लो अपना 50 रुपये इसमें ऐड जोड़ के प्रॉफिट। अब उसको मैं बेचना चाहता हूँ कितना में, 300 रुपया, ठीक है। अब 300 रुपये में अगर मैंने सारे जितना भी बनाया, मैंने मान लो 10 बनाया, तो 10 को अगर सेल कर रहे हैं तो जो टोटल मैंने जो सेल किया, सेल करने पे जो भी अगर आया तो हो जाएगा 10 को अगर 300 से गुना करते हो तो हो जाएगा 3000। तो 3000 जो होगा वो हो जाएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा वो, टोटल रेवेन्यू। मतलब हम उसमें से अपना प्रॉफिट को प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है, मतलब हम सब कुछ लेके बेच दिए, जो आया वही होता है टोटल रेवेन्यू। बात समझ में आ गया। तो बोला यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू ऑल्सो रेफर्स टू द ग्रोस रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी जनरेट्स फ्रॉम इट्स बिजनेस एक्टिविटीज बिफोर द डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। देख रहे यहाँ पे बोला गया है बिना कोई खर्चा काटे हुए जो हमने सेल किया है, इसी वजह से उसको क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। सो इट फैक्टर्स इन द ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम इन एडिशन टू द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, रेंट एंड एनीथिंग एल्स। मतलब सारे चीज को इंक्लूड रखे रहना है, उसमें से किसी चीज को घटाना नहीं, ठीक है ना। जो भी खर्चा उसमें लगा उस सामान को बेचने में, वो सब शामिल रहेगा, वो कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। उसमें से जब सारे खर्चा को अगर काट देंगे तो हो जाएगा वो आपका प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हेन इज एवरेज कॉस्ट एट मिनिमम, तो बोला एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम एट द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व, जहां पे मार्जिनल कर्व और एसी कर्व अगर जहां पे अगर इंटरसेक्शन अगर होता है तो वहीं पे मान लो जो माना जाएगा एवरेज कॉस्ट जो होगा वो मिनिमम है। ठीक है, यही बातें इसमें कह रहा है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर बोला गया यहाँ पे 46, व्हाट इज द मीन्ड बाय लॉ ऑफ रिटर्न। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा 100% श्योरिटी के साथ यहाँ पे ध्यान सुनो। क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। जो लॉ ऑफ रिटर्न क्या होता है, इट डिस्क्राइब अ कंडीशन इन विच ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस आर इंक्रीज at the same time resulting in the steady of growth in output। एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो हमने कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनपुट को लगाने के लिए हमने अपना 10% खर्चा किया, उतना ही आउटपुट के हिसाब से वो इंक्रीज कर गया, तो हम कह सकते हैं लॉ ऑफ रिटर्न। जितना इनपुट के हिसाब से मैंने रेज किया उतना ही आउटपुट में भी रेज होना चाहिए, वही होता है लॉ ऑफ रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, तो अभी मैंने इसके बारे में बताया है, वैसे यहाँ पर और अच्छे तरीके से समझ जाओ। द बेनिफिट गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको रोटी वाला जो एग्जांपल्स दिया तो वही क्या होता है, जो एडिशन जो करते हैं, ठीक है ना, तो हर एक एडिशन होने पे जो आपको उपयोगिता, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, वही होता है आपका MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, पहले आप एक रोटी खाए, फिर दूसरा रोटी खाए, फिर तीसरा रोटी खाए, तो हर एक यूनिट जो एडिशन हो रहा है वही एक्स्ट्रा जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बच्चा, वही होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस बोला कि 48 नंबर, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। तो इट इज रेफर्ड टू एज अ लॉ व्हिच स्टेट दैट when the quantity of one factor of production is increased, so while keeping all other factor constant, it will result the decline of the marginal product of that factor. So law of variable proportions is also known as the law of proportionality। देखिए, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का मतलब ये होता है, आप कोई चीज के अगर बारे में अगर बात कहें उतना नहीं देख के उसके प्रोपोर्शनली अगर आप कोई चीज पे खर्चा कर रहे हो, ठीक है ना, वो भी वेरिएबल, कभी कम कभी ज्यादा, तो वही होता है आपका वेरिएबल प्रोपोर्शन। मतलब ये एक ऐसा चीज है, कोई फैक्टर अगर आपको प्रोडक्शन कराने में बढ़ रहा है तो उसके साथ उसको अभी घटा दो या उसको कांस्टेंट रखो, मतलब ये चेंज होता है, क्योंकि वेरिएबल है ना, तो उसके प्रोपोर्शंस में उसको चेंज कर रहे हैं ना, तो वही कहलाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे मान लो एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई चीज मुझे जो है ना प्रोडक्शन करने हैं, तो वहां पे मुझे ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन कौन से फैक्टर है जिसको मैं चेंज कर सकता हूं, ठीक है ना, तो वही आ जाएगा वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके एवरेज में जहां पे 4 गो लेबर की मान लो अगर मुझे जरूरत पड़ रहा था, वहां पे क्या मैं 3 ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं प्रोडक्शन कराने के लिए, तो उसके प्रोपोर्शनलिटी में जो मुझे जरूरत पड़ेगा अलग अलग फैक्टर, तो उसके हिसाब से हम इसको शामिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49, राइट द मेन फंक्शन ऑफ RBI। तो RBI का जो मेन फंक्शंस होते हैं बच्चों, वो ध्यान से सुनो। क्या बोला है यहाँ पे, पहली बात ये इश्यू ऑफ करेंसी करता है, मॉनेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेट करता है फाइनेंशियल सिस्टम को, फिर मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, बैंक ऑफ गवर्नमेंट होता है, ये डिटेक्शन ऑफ टेक करेंसी, फेक करेंसी, मतलब कोई भी अगर फेक करेंसी है उसको डिटेक्ट करेगा जो गलत सही तो नहीं है, रेगुलेट करेगा पेमेंट सेटलमेंट का, डेवलपमेंट फंक्शंस है, बैंक ऑफ बैंकर्स है। मतलब ये RBI का इतना अगर कहा जाए कार्य है, फंक्शन है, इसको याद कर लें, बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। ठीक है, तो इसको अगर पढ़ लोगे बच्चों तो फायदे में रहोगे, नहीं तो पता ही है अपने कायदे में रहोगे। लेकिन मैं तो कहूंगा जितना भी मैंने 50 क्वेश्चन दिए, अगर आप इसको रट्टा मार के भी अगर जाते हो ना, तो आपका इकोनॉमिक्स का बेड़ा पार है। ठीक है ना, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना अगर अच्छे तरीके से जो जो मैंने बोला उसको आप अगर कहे तो लॉन्ग टर्म में भी उसको याद कर सकते हो, मतलब लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होता है ना, उसमें भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। 50 क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट की बात बोला था, जिसमें से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अब अगला क्वेश्चन बोला गया बच्चे यहाँ पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अगर सिंपल से भाषा में अगर समझाए बच्चा, तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसी भी पर्सन या इंडिविजुअल्स को जो दिया जाता है अपने इनकम के एवरेज में, जितना अगर वो अपना इनकम कमाएगा उस पर जो टैक्स देगा उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और इनडायरेक्ट टैक्स अगर कहा जाए तो इवन हम लोग जो है ना हर एक दिन
किसी न किसी रूप में हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। चाहे कुरकुरे खाने में बातें करें, ठीक है ना, या बिस्किट्स में या तेल में, ऐसे बहुत सारे अगर बात करें प्रोडक्शंस जो गुड्स होते हैं वो हम लोग कंजम्पशन करते हैं, उसमें हम लोग इनडायरेक्टली टैक्स देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, ठीक है। So if taxes is levied on the goods and services, a person collateral from the buyers and other person seller are paid by him to government called indirect tax। बस इतनी सी बात है। अगर इंसिडेंस की बात करें, इसका इम्पैक्ट कहां पड़ेगा, तो फॉल ऑन द सेम पर्सन इम्पोज, ये सेम पर्सन पे फॉल करेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब पे इम्पैक्ट करता है इनडायरेक्ट टैक्स। बर्डन जो होता है किसी खास आदमी का होता है, वो जितना ज्यादा अगर कमाएगा उतना ही ज्यादा उसका प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा, तो किसी खास पर्सन पे उसके खास इनकम के हिसाब से लगने वाला है डायरेक्ट टैक्स। ये बोला गया ये रेट टैक्स होता है फ्लैट होता है, ये फ्लैट टैक्स होता है, और ये फ्लैट टैक्स बोला गया सारे इंडिविजुअल्स पे जितना ज्यादा लोग होंगे उस सब पे पड़ेगा, चाहे वो बायर हो सेलर हो। ये रिग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है। कैसा होता है, रिग्रेसिव नेचर का। और ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है कैसा होता है, प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स होता है, ठीक है। इवेजन की बात करें, टैक्स इवेजन इम्पॉसिबल है, यहाँ पे बोला गया टैक्स इवेजन इसका मोर डिफिकल्ट है, इसमें निकालना पॉसिबल है, इसमें डिफिकल्ट है। इन्फ्लेशन की बात करें, डायरेक्ट टैक्स हेल्प करता है रिड्यूसिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई को ये कम करता है। ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ये महंगाई को कम करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स बोला गया कंट्रीब्यूट करता है इन्फ्लेशन को, ये महंगाई जो हुए रहता है उसके हिसाब से ये भी काम करता है महंगाई, लेकिन बांट के। शिफ्टेबिलिटी की बात करें तो बोला गया कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स, ये जो डायरेक्ट टैक्स है किसी दूसरे पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है कि खुद का इनकम है खुद पे करो। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स की बातें करें, इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो अगर कहा जाए तो ये शिफ्ट कर सकता है एक दूसरे के हिसाब से, बेच के अलग अलग जगह पे जाकर, ठीक है। एग्जांपल्स के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने वैसे बता दिया, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कैपिटल टैक्स, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटीज टैक्स, ये सब जो जितने टैक्स मैंने नाम बताया ये सब डायरेक्ट टैक्स की बात बोले। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जितना भी आप जीएसटी की बात करो, एक्साइज ड्यूटी की बातें करो, ठीक है ना, या आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो उसमें जो लिखा रहता है इंक्लूसिव और टैक्सेस की बातें करो, वो सब आ जाता है बच्चों इनडायरेक्ट टैक्स में, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपके इकोनॉमिक्स का मैंने 50 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। चाहे बच्चा आप सीबीएसई का हो या बीएसबी का हो, उस सब के लिए वीडियो बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा। प्लीज इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें, और जहां पर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस देते जाएं, और अगला आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए वो ही मुझे कमेंट बॉक्स में जो है ना आप मुझे दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।